हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी में ही पिछले लेक्चर के पिछले लेक्चर में हम जितना तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा लेना चाहिए प्रत्येक दिन, उससे कितना प्रतिशत एनर्जी की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण किससे हुई, किस प्रोसेस के द्वारा हुआ था, उसका प्रकार क्या होता है, तो ये सब हम बता दिए थे, ठीक है। कुछ एक प्रकार और हम थोड़ा बताना भूल गए थे, और एक चीज़ और जैसे कार्बोहाइड्रेट की मतलब फ़ंक्शन क्या होता है, वो चीज़ 2 चीज़ हम बताना भूल गए थे, तो उसको हम इस वीडियो में बता देते हैं। उसके बाद हम प्रोटीन शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और कार्बोहाइड्रेट में बताना चाहेंगे। एक कार्बोहाइड्रेट का और प्रकार है जिसका नाम है आपका स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च जगह-जगह पर आपको मिल जाएगा। स्टार्च क्या होता है? ये भी एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट होता ही है, लेकिन ये किसमें पाए जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है ये ज़्यादातर अधिकांशतः जो होता है पोटैटो मतलब कि आलू वगैरह में पाया जाता है। तो ये लिख देते हैं हम, ये आलू में पाए जाते हैं। यह आलू में पाए जाते हैं, ठीक है? ये याद रखना है। दूसरा, अब ये हो गया, बस इतना ही आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार मोस्टली इम्पोर्टेंट था। जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लिखा दिए। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट अगर पढ़ लिए तो निश्चित में आपको फंक्शन उसका पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो 1% शरीर का निर्माण करता है। दूसरा, इसका ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो जाता है? हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये हमारे शरीर को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो क्या लिख देंगे? यह यह ह्यूमन बॉडी को, ज़्यादातर हम ह्यूमन को ही कंसीडर करेंगे। ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हो गया इसका फंक्शन। ये और 1% ये शरीर का निर्माण करता है। तो ये याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि 1% से ज़्यादा कुछ होता नहीं, ठीक है। एक चीज़ और हम बताना भूल गए थे, ये मतलब कि ये वाटर में सोल्यूबल होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जितना भी होता है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट मतलब मैक्सिमम क्या, सभी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो जल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, यानी कि जल में वो घुलनशील होता है। अब देखिए ना, आप चीनी को घुलाइएगा, क्या चीनी घुलेगा नहीं? आप आलू को काटिएगा तो आलू में जो थोड़ा-सा खरखरापन लगता है, ठीक है? मतलब रफ जो लगता है वही होता है अ, स्टार्च। स्टार्च का हिंदी होता है मंड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? स्टार्च का मंड होता है, तो वो भी देखिएगा वो थोड़ा-थोड़ा खरखरा लगता है, तो उसको भी जब आप पानी में डुबाइएगा तो निश्चित वो भी क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है, समझ रहे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जितना भी होता है, सारे के सारे क्या होता है, वो जल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। क्या लिख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल सोल्यूबल होती है, मतलब जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। बस इतना तक आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रोटीन के बारे में। इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा माना जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो शरीर का कोई निर्माण करता है या मांस को जो निर्माण करता है, वो सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन ही करता है, ठीक है। तो प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन भी एक प्रकार क्या है? पोषक तत्व ही है। क्या है? पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट ही है, ठीक है। अब इसका निर्माण की बात किया जाए, या ये किससे बना होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड्स होता है। किससे होता है? एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड में भी कहीं न कहीं देखिएगा, एमिनो एसिड एक कोई एमिनो एसिड या सम्मिलित रूप से जो एमिनो एसिड का जो होता है स्ट्रक्चर, वो हम बनाएँगे। तो एमिनो एसिड में अगर देखिएगा, तो उस एमिनो एसिड में आपको हाइड्रोजन, कार्बन ये सब आपको दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन, कार्बन और अदर सब्सटेंट भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब अगर इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कहीं न कहीं आपका प्रोटीन का भी तो निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर ऐसे कुल मिलाकर अगर बात किया जाए ना, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स मतलब कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होता है, उसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन से ही होता है। क्या होता है? कार्बन मतलब कि कार्बनिक पदार्थ वो है। तीनों अगर पोषक तत्व बात किया जाए तो वो कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है? यानी कार्बन, हाइड्रोजन से उसका निर्माण होता है, या कार्बन से निर्माण होता है, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है, तीनों का निर्माण कहीं न कहीं। ठीक है? ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है?
तो प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ है। इसका जो निर्माण होता है वो एमिनो अम्ल से होता है। किससे होता है? एमिनो एसिड से। कितने प्रकार के एमिनो एसिड अभी तक खोजा गया है? तो ऐसा माना जाता है 20 से 22 प्रकार, लेकिन अभी तक एलॉज दिया गया, मतलब कि अभी माना जाता है लगभग 20 प्रकार। ठीक है? तो हम भी 20 प्रकार लिखेंगे, लेकिन 20 से 22 हो चुका है। ठीक है? तो लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन जो बनता है वो एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है? तो वो हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? यह एक प्रकार के यह यह एक प्रकार के न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट है, जिसका निर्माण जिसका निर्माण निर्माण एमिनो एसिड एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार, ये याद रखना है। ठीक है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है? एमिनो एसिड से होती है। ठीक है? अब ये कोई एमिनो एसिड क्या करते हैं? हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस प्रकार के एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार करके होता है आपका। एक मिनट। ठीक है? ये यहाँ पर होता है आपका R, यहाँ पर होता है आपका H, यहाँ पर होता है आपका NH2। ठीक है? क्या होता है? NH2। NH2 लिखिए या H2N लिखिए, बात बराबर ही है। ठीक है? इस तरह करके इसका निर्माण होता है। R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप है। क्या है? R क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल को रेडिकल वगैरह भी कहा जाता है। ये सब आप पढ़िएगा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिलहाल में आप आर मतलब एल्काइल ग्रुप समझिए। अब एल्काइल की जगह पर क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5H11 हो सकता है, C6H13 हो सकता है। इस तरह करके रहता है। ठीक है? NH ये सब इसी तरह रहेगा। बस केवल चेंजिंग, अगर पोजीशन, कुछ चीज का पोजीशन चेंज होगा, ये आ रही है, मतलब यहीं पर चेंज होते रहेगा और एमिनो एसिड का जो होगा स्ट्रक्चर क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। अब एक चीज और इसमें समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आप देखिएगा ये कार्बन है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होता है? 4 वैलेंसी। अभी तक आप 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? कार्बन के पास कितने वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। और चारों वैलेंसीज क्या होता है? या तो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा या अलग-अलग तत्व। तो यहाँ पर देखिएगा, इस कार्बन के 4 वैलेंसी, मतलब 1 वैलेंसी इधर, 1 वैलेंसी इधर, 1 वैलेंसी इधर, 1 वैलेंसी इधर, मतलब संयोजकता है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। 4 संयोजकता है, चारों वैलेंसी है और चारों वैलेंसीज़ देखिएगा एक जगह पर C डबल OH, इसको C डबल OH भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C डबल OH मतलब एसिड समूह। क्या है? एसिड समूह। ये क्या है? एसिड समूह। ठीक है? एसिड ग्रुप। ठीक है? और ये क्या है? आपका एमीन है। क्या है? ये आपका एमीन है। क्या है? एमीन। और ये तो आप जानते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है? इसको प्रोटॉन यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिएगा, इस कार्बन में 4 वैलेंसी है और चारों मतलब 4 बॉन्ड है। 1 बॉन्ड ये हुआ। वैलेंसी मतलब यहाँ पर बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, मतलब इस कार्बन से 4 बॉन्ड निकला हुआ है और चारों बॉन्ड से अलग-अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, अलग-अलग चीज़ें जुड़ा जुड़ा हुआ है। अब इस बॉन्ड से देखिएगा तो इस बॉन्ड से R जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड से NH2 जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड से एसिड समूह जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड से केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी से या जिसके 4 वैलेंसी से 4 अलग-अलग समूह जुड़ा है, क्या रहती है? ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी से 4 अलग-अलग कार्बन जुड़ी रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कायरिल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरिल कार्बन। कौन-सा कार्बन कहेंगे? कायरिल कार्बन यानी कीरेल कार्बन। मतलब ये हुआ, थोड़ा-सा समझाने की, ये तो 4 अलग-अलग जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा और भी हम बताने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये कोई कार्बन है और कार्बन की कितनी वैलेंसी होते हैं? 4, मतलब 4 इससे बॉन्ड चारों तरफ निकलेगा। 4 वैलेंसी मतलब चारों तरफ से 4 बॉन्ड बनाएगा। पहला बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, चौथा बॉन्ड ये हो गया। ठीक है? अब इस चारों बॉन्ड से अगर अलग-अलग समूह जुड़ता है, अलग-अलग तत्व जुड़ता है, तो उस मतलब इस कार्बन को तब क्या कह देंगे?
इस कार्बन को तब हम कहेंगे कायरिल कार्बन। अगर कोई 2 बॉन्ड समान मिले या 2 एलिमेंट समान मिल गया तो वो कायरिल कार्बन नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए, इसमें मान लीजिए कि हम ए जोड़ दिए, यहाँ पर बी जोड़ दीजिए, यहाँ पर सी जोड़ दिए, यहाँ पर डी। तो सॉरी ये सी नहीं, यहाँ पर ई कर देते हैं, ठीक है? ए, बी, ई, डी देखिए कार्बन की 4 गो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड और चारों बॉन्ड से क्या है अलग-अलग समूह जुड़ा हुआ है। ई समूह है, बी समूह है, मान लेते हैं कोई ए समूह है, ए कोई समूह है, बी कोई तो ए, बी ही लिख दिए। ए कोई समूह है, बी कोई समूह है, कोई डी समूह है, कोई ई समूह है। तो चारों बॉन्ड से 4 अलग-अलग समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे? कायरिल कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? कायरिल कार्बन। ये क्या हो गया? कायरिल कार्बन। क्या हो गया? कायरल कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है, क्या ये कायरिल कार्बन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए ये R अलग है, NH2 अलग है, H अलग है, C डबल OH है, अलग-अलग। तो सभी कार्बन क्या इस चारों बॉन्ड से क्या है? 4 अलग-अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे? इस कार्बन को हम क्या कह देंगे? कायरिल कार्बन। क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है? कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम ऐसा करके दे देंगे ये, ठीक है? और यहाँ पर दे देंगे आर, आर और यहाँ पर दे देंगे ए और बी। क्या ये कायरिल कार्बन हो सकता है? यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ ये तो सी 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों बॉन्ड में देखिए पहला बॉन्ड में ए है, दूसरा बॉन्ड में बी है, तीसरा में आर है और चौथा में भी आर ही है। तो ये देखिएगा, ये दोनों ग्रुप क्या हो गया? समान। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। 2 ग्रुप समान हो गया, 2 ग्रुप अलग। तो हम क्या बोले थे? चारों बॉन्ड अगर है, 4 बॉन्ड है और चारों बॉन्ड से अलग-अलग चारों अलग-अलग समूह जुड़ा हुआ है, तब वो क्या होगा? कायरिल कार्बन। तब क्या होगा? कायरिल कार्बन। लेकिन इस कार्बन से देखिएगा 2 सेम बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 अलग-अलग। क्या ये कायरिल कार्बन होगा? नहीं, ये कायरिल कार्बन नहीं होगा। नो कायरिल कार्बन नहीं। ठीक है? मान लीजिए कि इस तरह करके आपको रहेगा, ऐसा करके H, F, Cl, Br। अब इसमें भी देखिएगा इस कार्बन के 4 बॉन्ड से 4 अलग-अलग चीज़ जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये Br जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा है, ये F जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन के 4 बॉन्ड से या 4 वैलेंसी से 4 अलग-अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्बन को क्या कह देंगे? कायरिल कार्बन कह देंगे। क्या कहेंगे? कायरिल कार्बन। ठीक है? मान लीजिए कि इस तरह करके रहेगा कुछ ऐसे करके रहेगा। H यहाँ पर रहेगा Br, यहाँ पर रहेगा Cl, यहाँ पर रहेगा Br, यहाँ पर रहेगा Cl और यहाँ पर रहेगा F। ठीक है? इसको हम H कर देते हैं। अब आपको एक चीज़ बताना है, इस दोनों में कौन कायरिल कार्बन होगा? इस दोनों कार्बन में कौन कायरिल कार्बन होगा? ठीक है? इस दोनों कार्बन में अगर ये दोनों कार्बन का अगर ज़िक्र करते हैं, तो कौन ऐसा कार्बन है जो कायरिल कार्बन होगा? अब इसमें भी देखिएगा, इस कार्बन के बारे में हम ज़िक्र करते हैं इस कार्बन के। तो इस कार्बन की ये 4 वैलेंसी हो गया, 1, 2, 3, 4 वैलेंसी। अब चारों वैलेंसी में देखिएगा ये Br है, एक Cl इधर जुड़ा, एक F जुड़ा हुआ है और एक इधर ये C जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? C। मतलब इस कार्बन से 4 अलग-अलग समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा? कायरिल कार्बन होगा। क्या होगा? कायरिल कार्बन होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? कायरिल कार्बन हो जाएगा। बट ये अगर इस कार्बन का ज़िक्र करते हैं, मतलब एक ही बॉन्ड में है तो ये दूसरा कार्बन की बात करते हैं। तो पहला कार्बन तो कायरिल कार्बन हो गया क्योंकि 4 अलग-अलग है। तो 4 अलग एक Br है, एक Cl है, एक F है, एक स्वयं इधर क्या है? C। एक मिनट, सॉरी ये कायरिल कार्बन आपका नहीं होगा। नहीं। सही है, कायरिल कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये चौथा भी आपका क्या अलग 4 बॉन्ड से अलग है। ये कार्बन भले ही ये कार्बन स्वयं है। तो इससे क्या है यहाँ पर जो मतलब कि जो C जुड़ा हुआ है, इस सभी ग्रुप से तो मिल तो नहीं रहा है, इस तीनों ग्रुप से नहीं मिल रहा है ये C, इसलिए यहाँ पर ये भी क्या होगा? कायरिल कार्बन होगा। अब कहिएगा सर ये C और ये C दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब कायरिल कार्बन कैसे होगा? नहीं, ये C तो मेन सीन हो गया ना। इस कार्बन को 4 अगर वैलेंसी है, तो इस कार्बन के 4 वैलेंसी से अगर 4 अलग-अलग समूह जुड़ा है और उस चारों समूह में चौथा चीज़ कार्बन के रूप में है, तो वो भी क्या हो जाएगा? कायरिल कार्बन होगा। आपको इससे नहीं देखना है, इस 4 को मिलाना है। चारों जो जुड़ा हुआ है, वो 4 समान नहीं रहना चाहिए। वो 4 अलग-अलग है, तो इसका मतलब वो बीच वाला कार्बन क्या हो जाएगा? कायरिल कार्बन। तो ये बीच वाला इससे मिलता है, उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है? तो ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर भी ये क्या हो जाएगा? कायरिल कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में हम ज़िक्र करते हैं। तो ये कार्बन में देखिएगा, इस कार्बन में ये इधर तो Br जुड़ा हुआ है, इधर C जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये दोनों तो अलग-अलग है, C अब Br आ गया।
एच, ठीक है, ये 3 अभी असमान है, बट ये चौथा जो बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड में आप देखिएगा ये एच ही आ गया। क्या आ गया? एच। इसका मतलब ये हो गया कि इस कार्बन से 4 अलग-अलग समूह जुड़ा नहीं है, 2 सेम समूह जुड़ा हुआ है, 2 अलग। ये Br, ये C तो अलग है, ठीक है, लेकिन ये H और H क्या हो गया? समान हो गया। इसका मतलब इस कार्बन में 4 अलग-अलग समूह जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये काइरिल कार्बन नहीं होगा। समझे? ये हो गया आपका काइरिल कार्बन के बारे में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड में क्या कौन-सा कार्बन पाई जाती है? तो काइरिल कार्बन पाई जाती है। क्या होता है? अमीनो एसिड में काइरिल कार्बन पाई जाती है। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपका ये हो गया और काइरिल कार्बन समझाने का तरीका ये हो गया, मतलब काइरिल कार्बन इस तरह आप समझ सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन की विशेषता। क्या-क्या विशेषता है प्रोटीन पे देख लेते हैं। सबसे पहला विशेषता कि इसका निर्माण इसका निर्माण निर्माण 20 प्रकार के एमिनो एसिड से होती है। किससे होती है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड से होती है, ठीक है? एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है? और एक चीज़ और लिख देते हैं, एमिनो एसिड में क्या काइरिल कार्बन पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। क्या लिख देंगे? एमिनो एसिड एमिनो एसिड में काइरिल या काइरल, ठीक है? काइरल कार्बन, ठीक है? कार्बन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है? अर्थात हम बोल सकते हैं क्या एमिनो एसिड में काइरिल कार्बन पाए जा सकते हैं? बिल्कुल पाए जा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अर्थात अधिकांश या अर्थात मतलब ऐसा माना जाता है अधिकांश एमिनो एसिड में होता है ना काइरिल कार्बन पाया जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसमें नहीं होगा वो अलग बात, ठीक है? अर्थात प्रोटीन प्रोटीन में काइरिल कार्बन पाई जाती है। काइरल कार्बन पाई जाती है, ठीक है? ये हो गया। अब काइरिल कार्बन किसको कहते हैं? यहीं पर लिख देते हैं। काइरिल कार्बन की परिभाषा किसको कहेंगे? तो वे कार्बन जिसके चारों बॉन्ड से चारों बॉन्ड यानी कि 4 जो बंद होता है, ठीक है? चारों बॉन्ड से 4 अलग-अलग अलग-अलग समूह जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, उसको क्या कहेंगे? काइरिल कार्बन कहेंगे। जैसे तो सबसे पहले प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये हो गया R, ये हो गया COOH, ये हो गया H, ये हो गया आपका NH2, ये हो गया। क्या ये काइरिल कार्बन है? ये बीच वाला की बात कर रहे हैं, ये बीच वाला काइरिल कार्बन होगा, ठीक है? दूसरा जैसे कि इस तरह का रहेगा A, B, D, E। देखिए इस कार्बन का ये 4 अलग-अलग बॉन्ड है और चारों अलग-अलग बॉन्ड से 4 अलग-अलग समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बीच वाले कार्बन क्या कहेंगे? काइरिल कार्बन कहेंगे, ठीक है? जैसे कि इस तरह करके रहेगा, ठीक है? इस तरह करके रहेगा। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या ये का अगर इस मतलब इस कार्बन की बात किया जाए, इस कार्बन को बात किया जाए तो ये काइरिल कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड देखिएगा, ये बॉन्ड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इस चारों से देखिएगा अलग-अलग समूह। इससे एक कार्बन ये अलग-अलग मतलब ये कार्बन, ये Cl, ये Br, ये सब देखिएगा चारों को अगर मिलाइएगा तो 4 क्या है? अलग-अलग। F है, C है, Cl है, Br चारों क्या है? अलग-अलग समूह है। इसलिए ये बीच वाला कार्बन क्या हो जाएगा? काइरिल कार्बन होगा। ये हो गया काइरिल कार्बन। अगर इसका ये काइरिल कार्बन हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसमें 2 सेम समूह मिल गया और सेम समूह मिल गया तो वो काइरिल कार्बन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है।
ठीक है? ये हो गया आपका कायरल कार्बन के बारे में। अब ऐसा अ मतलब कि प्रोटीन का जो होता है ना कितना मात्रा प्रत्येक दिन लेना चाहिए, ठीक है? प्रोटीन का ऐसा में कितना मात्रा होना चाहिए जो प्रत्येक दिन लेना चाहिए? ठीक? तो प्रोटीन का ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दिन दिन एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि हेल्दी पर्सन को 70 ग्राम ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। ठीक है? ये हो गया 70 ग्राम मतलब लगभग कम से कम प्रोटीन की मात्रा आपको लेना पड़ेगा। तब क्या होगा, आपके शरीर में जो होगा ना ऐसा बोला जाता है कि 70% अगर प्रोटीन की मात्रा अगर लेते हैं या 70 ग्राम सॉरी 70 प्रतिशत ठीक है, वो भी बोल 70 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तो निश्चित रूप में ऐसा माना जाता है कि अगर इतना मात्रा प्रत्येक दिन लेते हैं, तो आपका कुल मिलाकर मतलब 14 परसेंटाइल जो होता है शरीर का निर्माण करेगा। मतलब जितना आप प्रोटीन ग्रहण करते हैं, उससे हमारे शरीर में जो होता है लगभग 14% पूर्ण रूप से शरीर का निर्माण होता है। क्या लिख सकते हैं? लेनी चाहिए। दूसरा, इससे कुल 14% प्रतिशत शरीर का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा है ये, शरीर का निर्माण ठीक है। अब इससे जब 14% शरीर का निर्माण होता है और चूँकि ऐसा माना जाता है कि यही ऐसा पोषक तत्व है, मतलब प्रोटीन ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में शरीर का निर्माण करता है। कितना प्रतिशत? 14%। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन को बॉडी गेनिंग सब्सटेंट भी बोला जाता है, यानी कि बॉडी फॉर्मिंग सब्सटेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि शरीर का निर्माणकारी तत्व भी बोल सकते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर के निर्माणकारी तत्व या शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व का नाम क्या होता है? तो वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन को बॉडी फॉर्मिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि प्रोटीन को शरीर के निर्माण करने वाले तत्व भी कहा जाता है, यानी कि शरीर निर्माणकारी तत्व भी कहा जाता है। क्या लिख सकते हैं? निर्माण होता है इसलिए इसलिए इसे इसे शरीर निर्माणकारी यानी कि बॉडी फॉर्मिंग बॉडी फॉर्मिंग एलिमेंट एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कैसे बॉडी का निर्माण कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कभी मतलब कि किसी कारणवश जो होता है कभी जख्म हो जाता है, नहीं इन्फेक्शन वगैरह होता है या जख्म तक हो जाता है। तो देखिएगा जख्म हो जाता है तो कभी-कभी जख्म इतना गहरा हो जाता है तो कभी-कभी मांस जो होता है वहाँ पर कमी हो जाता है, यानी कि मांस कमी हो जाता है और वहाँ पर थोड़ा-सा गड्ढापन लगने लगता है, नहीं गहरापन। तो वहाँ पर धीरे-धीरे क्या होने लगता है जैसे-जैसे आपका मतलब एज थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, तो गड्ढापन क्या होने लगता है, जख्म के कारण जहाँ पर गड्ढापन हुआ था वो जख्म के कारण जो गड्ढापन हुआ वो धीरे-धीरे क्या होता है होने लगता है गड्ढापन, वो धीरे-धीरे भरने लगता है, क्या होने लगता है भरने। तो गड्ढा को यानी कि मांस का जो कमी हो रहा था या कमी जो था, वो वहाँ पर मांस भरने का काम कौन कर रहा है? आपका प्रोटीन कर रहा है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ, कभी किसी को जख्म हो गया, जख्म के कारण गड्ढापन हो गया, उस गड्ढा को भरने में कौन-सा पोषक तत्व काम करेगा? तो उस गड्ढा को भरने में कौन-सा पोषक तत्व काम करता है? तो आपका प्रोटीन करता है। ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बॉडी फॉर्मिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है? ये हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं, ठीक है? तो प्रोटीन जो होता है इसमें मतलब कि इसमें भी तो आपका क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाएँगे। क्या पाया जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी देखे थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था भी, ठीक है? मतलब कि इनडायरेक्टली रूप से हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन का भी जो निर्माण होता है ना उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या-क्या बताए थे कि मतलब कि प्रत्येक दिन जो होता है इसका कितना मात्रा लेना चाहिए? 70 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, ये जो अच्छा एक चीज़ और, इससे भी एनर्जी की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ये भी कुछ-कुछ एनर्जी प्रदान करती है।
कुछ क्या कार्बोहाइड्रेट के बराबर एनर्जी प्रदान करती है। मतलब अगर पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज़ होती है, तो निश्चित रूपेण ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन भी आप ग्रहण करते हैं प्रत्येक दिन, तो पर 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ही एनर्जी क्या होती है, निर्माण होती है। इसको भी हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 ग्राम ग्राम प्रोटीन प्रोटीन से लगभग लगभग 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी एनर्जी क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। ये हो गया, ठीक है? ये हो गया आपका प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का सोर्स, मतलब प्रोटीन किससे प्राप्त होता है। आप अगर प्रोटीन लेना चाहते हैं तो सीधे क्या डायरेक्ट कहीं से प्रोटीन उठा के खा जाएंगे? नहीं, वो किसी सोर्स के द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब कहीं से आप कुछ चीज़ खाद्य पदार्थ को ग्रहण कीजिएगा और वो खाद्य पदार्थ के द्वारा क्या हो गया, आपको प्रोटीन की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो वो हम सोर्स का नाम लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे आप? सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है? अब प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो जितना भी आप दलहनी जो खाद्य पदार्थ होता है, दाल वाले जो खाद्य पदार्थ होता है, सभी प्रकार का दालें, क्या लिख सकते हैं? सभी दाल, ठीक है? एक दूसरा, सभी दाल हो गया। दूसरा मशरूम, 1 मिनट, इसको दाल हो गया। ऐसे लिखते हैं एस्पाइरुलिना, एस्पाइरुलिना। दूसरा क्लोरेला। तीसरा मशरूम, मशरूम। चौथा दाल, सभी दाल, सभी दाल, ठीक है? और उसके बाद मांस मछली, ठीक है? छठा अगर बात करते हैं अंडा। अच्छा, मशरूम के बगल में आप सोयाबीन भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये सब क्या होता है? आपका प्रोटीन का स्रोत होता है, मांस मछली। और थोड़ा-सा तेलीय पदार्थ भी अगर आप यूज़ करते हैं, तेलीय पदार्थ मतलब कि कुछ तेल वाला जो पदार्थ होता है, उससे भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ठीक है? ये हो गया। अब इसमें भी कौन-सा ऐसा पदार्थ है जिसमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें था? मक्का में था। किसमें था? मेज़ में, यानी कि मक्का में था। तो इसमें कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है? तो ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में किसी में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसा एक कोशिकीय शैवाल है। ये क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेल्युलर एल्गी होता है, ठीक है? इसमें मैक्सिमम 70 परसेंटाइल प्रोटीन पाई जाती है। कितना परसेंटाइल? 70 परसेंटाइल। इसमें बात करते हैं तो 40 परसेंटाइल। इसमें भी लगभग मशरूम और उसके बाद सोयाबीन, इसमें भी 40 परसेंटाइल। उसके बाद ये सब आता है। समझ रहे? देख रहे हैं सबसे नीचे एग वगैरह है, ठीक है? तो ये हम लिख देते हैं। हाँ, एस्पाइरुलिना, एस्पाइरुलिना एक प्रकार के एक प्रकार के यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर सेल्युलर एल्गी, एल्गी यानी कि शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें सर्वाधिक, मैक्सिमम, सर्वाधिक 70 परसेंटाइल प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है? अब क्या, अगर 70 परसेंटाइल प्रोटीन पाए जाते तो क्या इसको सीधे डायरेक्ट उठाकर खा जाएँगे? नहीं,
इसको हम डायरेक्ट नहीं, अरे एलगी है, शैवाल है, कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते, खाने वाला चीज़ नहीं। इसलिए एलगी का इस 70 परसेंटाइल जो इस एलगी में जो पाया जाता है प्रोटीन, इसलिए इस एलगी की जो प्रयोग की जाती है, वो बॉडी को गेन करने वाले मेडिसिन्स के निर्माण में की जाती है। यानी कि बॉडी के जो गेन जिस जिस टैबलेट को यूज़ करने से या जिस मेडिसिन्स की यूज़ करने से हमारा बॉडी क्या होता है, गेन होता है, बढ़ता है, शरीर मांस की बढ़ोतरी होती है, तो उस गेन करने वाले टैबलेट के निर्माण में इस एल्गी का प्रयोग किया जाता है और तब उस टैबलेट के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसलिए इसका प्रयोग इसका प्रयोग बॉडी गेन करने वाले मेडिसिन मेडिसिन के निर्माण में की जाती है, निर्माण में की जाती है। तब आप इसका प्रयोग आप उस मेडिसिन्स के रूप में आप कर सकते हैं। देखिएगा, कभी-कभी इंसान का बॉडी जो होता है थिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जैसे कि हमरे तरह वही हम भी एक पतले इंसान हैं, लेकिन हम कभी ये सब यूज़ करने की सोचे भी नहीं। ठीक है? कभी-कभी कोई इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा पतले होने के कारण क्या करते रहते हैं, कहते हैं कि हमारा शरीर जो है ना थोड़ा बढ़ जाए, मोटा हो जाए, तो इसलिए वो मोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसी बॉडी को गेन करने वाले मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है? ये हो गया। क्लोरेला में क्या हो जाता है? क्लोरेला में 40 परसेंटाइल उसमें 70 परसेंटाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें 40 परसेंटाइल और ऐसा माना जाता है कि इस दोनों में भी क्या होता है, सोयाबीन और मशरूम में भी क्या होती है, 40 परसेंटाइल ही प्रोटीन आपका पाई जाती है। ये हो गया आपका प्रोटीन के बारे में, ठीक है? तो ये आपका प्रोटीन के बारे में हो गया। प्रोटीन के बारे में आपको 2-3 बात याद रखना है सबसे पहले ठीक है थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है तो पढ़ाएँगे कल, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा बात याद रखना है कि प्रोटीन किस किस पोषक तत्व को बॉडी गेन करने वाले पोषक तत्व बोला जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें मतलब प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन से कितना मात्रा में एनर्जी की प्राप्ति होता है? 1 ग्राम से इतने से 4.1 किलो कैलोरी होता है, ठीक है? उसके बाद जैसे कि याद रखिएगा कि अ, स्पाइरुलिना का प्रयोग क्या डायरेक्ट मात्रा में डायरेक्ट रूप में की जाती है या डायरेक्टली रूप से की जाती है? नहीं की जाती है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस पोषक तत्व में कायरिल कार्बन पाई जाती है? तो निश्चित रूप में आपका प्रोटीन में कायरिल कार्बन पाई जाएगी, ठीक है? तो रहने दीजिए, कल जो है इसके आगे हम पढ़ाएँगे प्रोटीन के प्रकार, यानी कि प्रोटीन का कुछ एग्ज़ाम्पल बताएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप में कमेंट में कुछ अच्छा बातें लिखने की कोशिश कीजिए या जिस पॉइंट को आप नहीं समझते हैं, उस पॉइंट को आप क्वेश्चन के रूप में कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हम नहीं समझे हैं, तो निश्चित रूप में हम आपको आगे की वीडियो में समझाने की उसको कोशिश करेंगे, पूर्ण कोशिश करेंगे और आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।